आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। आज जब पूरे पाकिस्तान में इफ्तार हो रही थी तो ज़ाहिर है बन्नू में भी इफ्तार हो रही थी, सब लोग रोज़ा खोल रहे थे। इस दौरान बन्नू कैंट का जो बैरूनी दरवाज़ा है मेन रोड पे, वहाँ दो ज़बरदस्त धमाके हुए और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 9 हलाकतों की ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। इनकी तादाद भी बढ़ सकती है। इनमें 4 बच्चे और 5 ख़वातीन शामिल हैं जिन्हें बन्नू के 2 अस्पतालों में लाया गया। 20 के लगभग ज़ख्मी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि बारूद से भरी गाड़ियाँ थीं जो टकराई गईं या टकराने की कोशिश की गई। इस दौरान शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी आती रहीं और अब से कुछ देर पहले तक फायरिंग की आवाज़ें नहीं थमी थीं। ज़राए ये भी कहते हैं कि जैश फरसान मोहम्मद नामी तंजीम ने इस वारदात की ज़िम्मेदारी कबूल की है और इस ग्रोह का जो ताल्लुक़ है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से बताया जाता है। इसके ताहम इसकी आज़ादाना तौर पे अभी तस्दीक बाकी है। जो बन्नू के अस्पताल हैं वो मैं बता चुका हूँ कि वहाँ एमरजेंसी का निफाज हो चुका है। गुज़िश्ता जुलाई में भी इसी जो बन्नू कैंट का इलाका है, यहाँ फ़ौज का एक सप्लाई डिपो था, उसके साथ उसके दरवाज़े के साथ एक गाड़ी टकराई गई थी। उसमें भी 8 फ़ौजी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए थे। ये सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की बात है, लेकिन जो हमसाया सूबा बलूचिस्तान है वहाँ भी हालात मिसाली नहीं हैं। हमने कल आपको बताया था कि कल्लात में हाईवे पर एफसी के काफ़िले पे कल एक खुदकुश ने हमला किया था जिसमें एक एफसी एहलकार जाँ बहक हुए थे। उसके बाद मकरान की जो कोस्टल हाईवे है उस पे पसनी और ओरमारा के दरमियान हाईवे पुलिस चौकी पे हमला हुआ, असला छीना गया और एक पुलिस गाड़ी समेत 3 एलजी टैंकर्स को आग लगा दी गई, जबकि 3 एलपीजी टैंकर्स को नाकारा कर दिया गया। ये टैंकर कराची से ईरान जा रहे थे। इस दौरान लापता अफराद के लवाहिकीन ने 4 रोज़ से 3 अहम शाहराहों पे धरना दे रखा है। कोयटा कराची शाहराह पे ट्रैफिक मअतल है। कोयटा पंजगूर शाहराह सोराब के करीब मअतल है। कोयटा ताफ्तान शाहराह मस्तूंग में गर्दगाप के मकाम पर बंद इसकी ख़बरें आ रही हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ फरवरी में 32 हमलों में 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 56 लोगों की जानें गईं। 32 सिक्योरिटी एहलकार समेत 44 ज़ख्मी हुए। ये जो बन्नू का जो हमला हुआ है, ज़रा के मुताबिक हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जिसकी ताकत में पिछले कई माह में बहुत बड़ा इजाफा हमने देखा है, मुख्तलिफ लोग वहाँ पर उसमें शामिल हुए हैं। इसको इंतकाम लाल मस्जिद कहा जा रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर किसी के जहन में अभी तक होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी किसी के अगर जहन में शक था कि वाकई ख्वारिज हैं, तो आप सिर्फ देख लें कि विक्टिम्स कौन हैं आज के, तो विमेन एंड चिल्ड्रन। अब एक जानिब हम देख रहे हैं बज़ाहिर कि पाकिस्तान के वफाक और सूबों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इदारों के बीच में भी शायद उस लेवल की कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमने नेक्टा वैक्टा हज़ार चीज़ें देख ली हैं। दूसरी जानिब टेररिस्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, उन्होंने एक इत्तेहाद किया है। इससे पहले टीटीपी ने एक इत्तेहाद किया था। और मेरा ख्याल है कि ये नामुमकिन नहीं है कि एक लूज कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप्स के बीच में भी कॉमन दुश्मन अगर हो, कॉमन दुश्मन जो है तो फिर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये माइनर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन सवाल हम एक बार फिर यही पूछेंगे कि जो कि हम थक चुके हैं, बोर सवाल चले, इसका जवाब नहीं मिलता। मसला ये है, या जवाब मिलता है तो वही जवाब मिलते हैं जो हमेशा इसी मौजू पर जब कोई बात करते हैं तो नतीजा वही होता है। और सवाल हमारा यही है कि अब तक इस तरह की दहशतगर्द हमलों पर
कंट्रोल क्यों नहीं हो सका? कंट्रोल तो दूर की बात, इनको लिमिट भी नहीं हम कर सके। अब आज के हमले की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा है। और जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम अक्सर मदऊ करते हैं एजाज़ हैदर साहब को, और क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, इस उम्मीद में कि शायद उनके पास कोई जवाब हो। तो एजाज़ साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। अगेन वही सवाल है आपसे कि एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऑफ टेररिज्म है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर हम इसे निपट नहीं पा रहे हैं, क्यों? ज़रार, बहुत शुक्रिया। आपने ये कहा कि बहुत अरसे से ये सवालात पूछे जा रहे हैं, और इसके जो जवाबात हैं ना ज़रार, वो ये इसलिए वाज़े नहीं होते क्योंकि ये लड़ाई जो है ये रवायती लड़ाई नहीं है। और आपको मालूम है कि 20 साल अमेरिका भी जो है वो अफगानिस्तान में रह के, अमेरिका के इत्तेहादी भी रह के, और 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर्स भी खर्च करने के बाद जो है वो वहाँ से उनको निकलना पड़ा। तो ये चूंकि कोई इज्तिमा नहीं है कि जिसको, जैसे आप फोर्स कंसंट्रेशन कहते हैं, कि जिसके खिलाफ आप रवायती तौर पे जंग लड़ सकें, तो ये तो एक जो इल्यूसिव किस्म का, मतलब एक ऐसा दुश्मन है जो कि छुप कर वार करता है। मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि हम इसका जो है वो मौसर जवाब नहीं दे सके, क्योंकि हमने जो जंग यहाँ पे लड़ी उसमें हमने अपने इलाके साफ किए, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए, और फिर उसके अंदर चूंकि वक्त की कमी होती है, तो इसलिए मैं क्विकली जो है वो, फिर ये हुआ कि जी इनके साथ बातचीत हो, वो बातचीत जो है वो किसने की, क्यों की, वो सारी बातें जो है वो आपको मालूम है जी। और फिर ये कुछ लोग डर आए, कौन इनको लेके आया, उस पर भी वो सियासी मामलात जो है उनके मसाइल हैं कि एक ने पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम धरा, पिछली हुकूमत ने फौज पर इल्ज़ाम धरा, तो ये मामलात जो है ये गड़बड़ हो गए। और इसका ये जो हमारा सियासी खल्फशार है वो इसका बैकड्रॉप है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और इसीलिए जो यकजा होने की जो जहां पे हमें जरूरत है वो भी थोड़ा सा मसला है हमारे लिए। लेकिन हमने देखिए, होता ये है कि इस तरह के जब 10 हमले आप रोक लेना तो वो खबर नहीं, लेकिन जो हमला हो जाता है वो बड़ी खबर बन जाता है। और यही दहशतगर्दी का बुनियादी जो हदफ है वो यही है कि आप एक स्पेक्टिकल क्रिएट करें। हाँ, अब इसमें सवालात जो उठते हैं वो ये हैं कि बन्नू की जो छावनी है उसके की तरफ जो रास्ते आते हैं, उन रास्तों पर खास तौर पे वो रास्ते जो बन्नू शहर की तरफ से आते हैं उन पे भी, और जो बन्नू के इतराफ गिरदोनवा के इलाके हैं, खास तौर पे वो इलाके जो कबायली डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जाके मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं। आपके पास आर्मी है, आपके पास फ्रंटियर कोर है, पुलिस है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, हर तरह की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी डिटैचमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर ये इतला दुरुस्त है कि 2 VBIEDs जो है, एज एन व्हीकल बोर्न IEDs जो है, वो जो बारूद से भरी हुई गाड़ियां, वो कैसे इन रास्तों से आई, इन सवालात के जवाब जो है वो हासिल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि चूंकि हम जमीन पर मौजूद नहीं है, इसलिए यह हमला कहां से हुआ, इस हमले की नोयत क्या थी, अहदाफ क्या थे, उसके बारे में पूरी तरह तज्जिया करना मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि जब ISPR की प्रेस रिलीजेस आती हैं तो उसके अंदर यह बताया जाता है कि हमने इतने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, यह बताया जाता है कि आज हमला हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, इतने जो ख्वारिज हैं वो वासले जहन्नम हो गए। लेकिन यह तफसील नहीं होती कि ये जो जिन लोगों के बारे के हवाले से ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये लोग उस इलाके में कैसे आए, कोई प्रॉपर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग नहीं होती। मजे की बात यह है कि अगर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हो भी जाए तो हमारे पास इंडिपेंडेंटली कोई तरीका नहीं है टू corroborate कि वो जो ब्रीफिंग हुई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। यानी जब मैं कहता हूं नहीं है, उससे मुराद है कि हाउ मच ऑफ इट इज बीइंग केप्ट अंडर रैप्स फॉर व्हाटएवर रीजन। तो इसलिए तज्जिया करना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप आंखों पर पट्टी बांध के किसी को तीर कमान पकड़ा दें और उसे कहें कि हदफ के दरमियान में निशाना लगाना है। तो
तो ये जब तक, अगर आपने ये लड़ाई लड़नी है तो फिर ये सिर्फ फौज की या पुलिस की या पैरामिलिट्रीज की लड़ाई नहीं है। इसके अंदर तो जैसे अभी वसत साहब जो अपने इब्तिदाइये में बात कर रहे थे, उसमें सिविलियंस जो है, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द भी शहीद हो रहे हैं। इसलिए अगर आपने ये करना है तो एक तो इस सियासी खलफशार को जरा कम करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया है उसके साथ आपका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ नोयत का होना चाहिए। आप उनको ब्रीफ करें, उनको सवाल करने दें, उनकी तनकीद सुने, और जब आप उनको सही तरीके से सिचुएशन समझाएंगे तो लोग इतने जो है वो कोई उनको कोई दुश्मनी नहीं है हुकूमतों के साथ, वो फिर एक जिम्मेदारी के साथ तज्जिया करेंगे, जिम्मेदारी के साथ जो है वो उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवालात के जवाबात आना जो है वो बहुत जरूरी है एक मारूजी तज्जिया करने के लिए। तो ये जो सवाल है, सबसे पहले तो आप देखें ना, जब प्रेस रिलीज आएगी उसमें ये होगा कि अच्छा जी ये 2 VBIEDs आ गई, फिर ये हुआ, और जो वहां पे जो ट्रूप्स थे वो बहुत दलेरी से जो है वो लड़े, उन्होंने इतने ख्वारिज को जहन्नम हासिल किया, इतने खुद शहीद हुए, इतने जख्मी हो गए, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो बार बार आप जो प्रोग्राम्स करते हैं और जो जवाबात वाज़े तौर पे नहीं मिलते, उसकी वजह ही यही है। अच्छा एजाज साहब, मैं आपने जो तज्जिया पेश किया, ना हदफ होते हुए भी आपने बड़ी अच्छी सिम्त का तयन कर दिया। मैं इसकी रोशनी में ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैरूनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो अंदरूनी जो मामलात हैं वो सीधे कर लें, या फिर आपको अगर ये जोम है कि आप अंदरूनी मामलात भी टैकल कर सकते हैं और उसके साथ ही बैरूनी मामलात भी टैकल कर सकते हैं, तो कौन समझाए कि भाई अपने मुंह से बड़ा निवाला जो है वो नुकसानदेह होता है? खान साहब, मैं आपको बात एक बता दूं, और ये मैं कोई पहिया इजाद नहीं कर रहा, ये तारीख का हिस्सा है। मुअर्रिखीन ने इसके बारे में लिखा है, समाजियात के माहिरीन ने लिखा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा है। देखें, आपकी बैरूनी कुव्वत का सारा दारोमदार आपकी अंदरूनी कुव्वत पर होता है, और आपकी जो अंदरूनी कुव्वत है उसका सारा दारोमदार जो है ना वो यकजहती में होता है। और यकजहती का सारा दारोमदार इस बात पर होता है कि शहरी और रियासत का एक ताल्लुक जो है वो किसी बुनियाद पे हो, वो किसी आईनी कानूनी बुनियाद पर हो। जब आप उस बुनियाद की जड़ें खोखली कर देते हैं ना, तो फिर शहरी का और रियासत का वो ताल्लुक जो है वो टूट जाता है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म हो जाती है। जब वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म हो जाए तो फिर आप यकजा नहीं रहते, और जब आप अंदरूनी तौर पर यकजा नहीं रहते और आपके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, तो फिर आप बैरूनी कुव्वत जो है ना वहां उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी पावर प्रोजेक्शन एक्सटर्नली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ स्ट्रांग यू आर इंटरनली। और आपने बलोचिस्तान की बात की, देखिए उसको कई जावियों से देखा जा सकता है, और मैंने आपके प्रोग्राम पे एक दफा पहले भी ये जिक्र किया था कि बलोचिस्तान जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मसला है TTP से। बलोचिस्तान जो है वो एक सियासी मसला है, और उसका जो एक इंसर्जेंट जो एंगल है उसको तो जाहिर आपने टैकल करना है और कुव्वत से टैकल करना है। लेकिन उस कुव्वत के इस्तेमाल से अगर आप वो फिजा नहीं पैदा कर रहे जहां पे आप लोगों के सही नुमाइंदों को लेकर आएंगे, तो फिर वो कुव्वत का इस्तेमाल जो है वो एक विशियस साइकिल बन जाएगा, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे वो फिजा वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे कि जिसके अंदर आपने इस मसले का सियासी हल ढूंढना है। और उसमें जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिस्ट पे हैं, और वो लोग जो अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जा सकते, जैसे कि आपके वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो है वो सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो फिर आप किस हद तक, देखिए ना, ये तो मैं बात मानता हूं, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, मुझे पता है वक्त की कमी है, बट जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। देखिए, इंसर्जेंसी, बलोच इंसर्जेंसी जो है ना, डेमोग्राफिकली
वो कहीं नहीं जा सकती। जो 2023 का जो सेंसस हुआ उसमें जो बलोच थे 39.9% और जो ब्रावी थे वो 17.22%। ठीक है, तो अगर आप उसका राउंड फिगर ले लें 57% का, तो आपकी जो 14.9 मिलियन की जो पॉपुलेशन है बलोचिस्तान की, उसमें 8.5 मिलियन बलोच है। लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो 14.4 मिलियन है और कराची की तकरीबन 20 मिलियन है। तो आप ये सोचें कि वो मतलब या तो आप फैसला कर लें कि जी डेमोग्राफिकली चूंकि ये इंसर्जेंसी हो नहीं सकती और हम जो है वो 250 मिलियन हो चुके हैं, तो हम कैजुअलिटी वर्स ही नहीं है, वी आर ओके। या तो आप ये फैसला कर लें, क्योंकि जो मुझे लगता है ये है कि अभी तक हमने ये फैसला किया, बट इट डजंट मैटर। दूसरा ये है कि यू लुक एट इट इन अ not just in a humane perspective but also in terms of a political settlement of the problems. वो मुझे नहीं लगता कि वो हो रहा है, नहीं, क्योंकि उसके लिए जिन लोगों को आपको लेके आना है वो लोग तो आपकी ब्लैक लिस्ट पर हैं। उसके लिए बड़ा तो दिल बड़ा करना पड़ता है और फिलहाल ऐसे हासार लग नहीं रहे। एजाज साहब से रखेंगे नहीं, मैं ख्याल के ठीक है। एजाज साहब, थैंक यू सो मच। ये मुमकिन था इतनी उजलत में, यही। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अगर आपको याद हो तो जुमे को जो हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम होता है उसमें हमने एक छोटी सी खबर सुनाई थी। आज हम फिर आपके लिए दोहराए देते हैं कि गुज़िश्ता मंगल को लाहौर हाई कोर्ट का जो मेन गेट है उसके बाहर एक 45 साला शख्स था, आसिफ जावेद। उसने ख़ुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। पेट्रोल वो खुद ही ख़रीद के लाया था और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पस मंज़र इसका ये है कि 10 बरस पहले आसिफ जावेद को ट्रेड यूनियन सरगर्मियों की बिना पे उसकी मल्टी नेशनल कंपनी ने मुलाजमत से निकाल दिया था। आसिफ ने इसके ख़िलाफ़ लेबर कोर्ट से रुजू किया। लेबर कोर्ट ने आसिफ की बहाली और वाजिबात की अदायगी के हक़ में फ़ैसला दिया। कंपनी ने ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और वहाँ ये अपील पिछले 5 बरस से ज़ेर समाअत थी। इस दौरान आसिफ जावेद के माशी हालात, ज़ाहिर है वो एक कबीलदार आदमी था, उसके माशी हालात तंग से तंग तर होते चले गए और फिर उसने पिछले हफ्ते इस नतीजे में पहुंच गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेना चाहिए, कम से कम एक फ़ैसला तो हो ही जाए। अच्छा, ये कोई पहली ख़बर है ना अपनी नौयत की, आखिरी ख़बर है। बहुत सी ख़बरें आती हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, टल जाती हैं। बहुत सी ख़बरें होती हैं कि जो आती ही नहीं हैं सामने। 2023 की रिपोर्ट है, आज है 2025। मैं 2 साल पहले की एक रिपोर्ट की कुछ आदाद व शुमार आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। उस वक्त इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऊपर से नीचे तक की अदालतों में 26 लाख केसेस फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। इनमें से 18.5 लाख केसेस निचली अदालतों में यानी लोअर कोर्ट्स में हैं। 3,90,000 आला अदालतों में पड़े हुए हैं, इन जिसमें विफाकी शरीयत कोर्ट शामिल है और हाई कोर्ट शामिल हैं। इनमें से 52,000 के लगभग केसेस सुप्रीम कोर्ट के मुंतज़िर थे। हर साल ऐसे केसेस की तादाद में 18 से 20% इजाफ़ा हो रहा है जो कि लटके हुए हैं। 24 करोड़ के मुल्क में लगभग 4,000 जज हैं ऊपर से नीचे तक, यानी हर 55 से 60,000 शहरियों पे एक जज। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइट के मुताबिक निचली अदालतों में हर केस का फ़ैसला होने की जो औसत मुद्दत है वो 4 साल है। औसतन एक केस की 40 समाअतें होती हैं और उनमें से 15 समाअतें जो हैं वो मुलतवी होती रहती हैं। आज होगी, अगले महीने होगी, अगले साल होगी, तो इस तरह दौरानिया बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइल है उसकी ज़रा हालत पे ज़रा गौर कीजिए। उसके अखराजात का बोझ दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। इसमें वकीलों की फ़ीसों के अलावा आमदोरफ्त का ख़र्चा, रिहाइश का, खाने का ख़र्चा और अपनी मज़दूरी या आमदनी या रोज़गार की क़ुरबानी का जो घाटा है वो
इसका मतलब ये हुआ कि इस खेल में बहुत सारे साइल ऐसे हैं जिनके घरों के बर्तन तक बिक जाते हैं जी। तो ये तो है इंसाफ की तस्वीर पाकिस्तान में। हमारे साथ नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर साहब मौजूद हैं। हम इन्हें वक्तन फ़वक्तन ऐसी कोई भी ख़बर आती है तो ज़हमत देते रहते हैं। नासिर साहब, ये ख़बर ज़ाहिर है कि आपकी नज़रों से 100% गुज़री होगी। जो मैंने हालात बताए हैं ये भी आपसे पोशीदा नहीं हैं। हमारे जहन में ये था कि आपसे ये पूछेंगे कि भैया जब लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं तो फिर ये आदमी इस स्टेज पे क्यों पहुंच जाता है कि वो अपनी जेब से पेट्रोल ख़रीद के अपने ऊपर छिड़के और मर जाए? बहुत शुक्रिया। पहले तो अभी आपने जो फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं, मेरे नज़दीक फ्रॉम ट्रेड यूनियन साइड और लेबर के जो केसेस करते हैं ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ पूरे मुल्क के अंदर ये 27 लेबर कोर्ट्स हैं टोटल। पूरे पाकिस्तान में अब एक अंदाजे के मुताबिक कोई 85 मिलियन वर्क फोर्स है पाकिस्तान में, और उसमें सर्विसेज, इंडस्ट्री और जो है ये मालियाती इदारे, ये तकरीबन 66% बनते हैं। तो शहरों में ये देहात के फिर हम निकाल देते हैं वर्क फोर्स, तो 15-16 लाख आदमियों के लिए एक कोर्ट है। 15-16 लाख इंसानों के लिए वर्कर्स, वो मजदूरों पे मजदूर जो है। मतलब शुरू हम इस सिचुएशन, अब ये सिचुएशन है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रुकना होगा। यही एक बहुत खौफनाक फिगर है। इसके असरात क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक वक्फा लेते हैं फिर इस पे बात करें। वेलकम बैक। अगर आप इतने बदकिस्मत हैं कि आप किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के पंजों में फंस जाएं, तो आपको पता है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और इंसाफ नामी चीज़ थोड़ा सा एक मजाक ही लगता है जब हम कोई कहते हैं कि नहीं, आप अदालत जाएं आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कम, तारीखें ज़्यादा मिलती हैं। और लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम कोर्ट सिस्टम है उसमें फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद कभी हमारा केस सुना जाए, शायद इसका कोई फैसला आए, चाहे आपके हक में हो या आपके हक में ना हो। लेकिन अगर आप मजदूर हैं इस मुल्क में तो इंसाफ मिलना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन है। सवाल है क्यों? हमारे साथ है नासिर साहब। आपने अभी कहा था कि 27 लेबर कोर्ट है। 27 लेबर कोर्ट है पूरे मुल्क 11 पंजाब में, 7 जो हैं वो सिंध में, और तकरीबन जो मेरे ख्याल 5 या 6 जो हैं पश्तूनख्वा में, और 3 जो है 3 बलूचिस्तान में। अच्छा, ये तमाम मजदूरों के लिए। और अभी आपने जो और 7 जो है वो NIRC का वो थोड़ा बताऊंगा कि 2 टियर हैं इसमें, कि बाज़ फैक्ट्रियां या कारखाने जो हैं वो ट्रांसप्रोवेंशियल होते हैं। मतलब जैसे अगर 2 सूबों में आपका इदारा है, ये अगर 2 से ज़्यादा सूबों में, तो आपका कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तो आप NIRC में जाएंगे। और अगर लोकल किसी फैक्ट्री एक सूबे में है तो फिर वो फिर सूबाई करते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि एक आदमी अगर जाता है, वो ये कहता है एक फैक्ट्री में कि मेरा डिस्प्यूट है, वो फैक्ट्री वहाँ जाता है लेबर कोर्ट में, उसको कहते हैं जी हम तो ट्रांसफॉर्मेंशियल हैं, और अपना एक ऑफिस गोदाम जो है लाहौर में दिखा देते हैं और वो कहते हैं अब इस्लामाबाद जाएं। तो ये अब आपने जैसे टीयर्स की बात की ना, कोर्ट्स की, लेबर कोर्ट तो उस टीयर में आती ही नहीं है। मतलब ये इनकी तो शनाख्ती नहीं है कोई ना, कि जैसे अब आपने बात कहा कि भाई ये सिटी कोर्ट होगी, ये होगा, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। लेबर कोर्ट उस टीयर में ही कहीं नज़र नहीं आती। आप उसमें, हम उसको डिस्कस भी नहीं करते। ये ख़तरनाक बात है। जो बाकी आपने ये बात कही कि ये देखिए कि ये वाहिद जगह ऐसी है जिसमें द मोस्ट वल्नरेबल जो है मुल्क, जो सोसाइटी का सबसे कमज़ोर शख्स जॉब से निकाल दिया या कोई है, उस 27,000, 28,000, 20,000 रुपया उसको मिलता है, उसको मुल्क के सबसे ताकतवर बंदे से लड़ना पड़ता है। बंदे से नहीं, पूरे इदारे से। और वो लड़ाई ऐसी है कि वो लेबर कोर्ट से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, ज़िंदगी गुजर जाती है। ये आसिफ जावेद की अगर हम बात करें तो इनका तो 5 साल से ज़ायद ये केस, 9 साल ये चल रहा था। आपसे मेरी बात हो रही थी, आप ये भी बता रहे थे मुझे नासिर कि कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग होते हैं जिनका केस इतनी देर चलता है कि जिनके खिलाफ, किस कंपनी के खिलाफ केस किया था वो कंपनी बंद हो जाती है। मैंने बताया हमारे दोस्त हैं, बहुत ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, गुल रहमान है हमारे साथी हैं, वो
उन्होंने केस किया, यूनाइटेड कारपेट एक कंपनी थी। वो केस जो 1 साल का अपना बच्चा इधर वो कांधे पे लेके जाता था, और जब वो केस जीता वो बच्चा जवान हो गया, उसके अपने बच्चे थे, और जब वो फैक्ट्री जो तो बंद हो चुकी थी। ये जिंदा केस है। अब मुझे आप बात बताइए, 28 साल के बाद किसी को अगर इंसाफ मिलेगा, और फिर लॉ में ये है कि अगर आप अपनी जॉब की बहाली के लिए जाते हैं, आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं और पता चल जाए आप जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी वो आपका इस्तेकाक नहीं रहता। तो आई एम सॉरी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्ज करेंगे मैं कोई केस करता हूँ, आप अगर आपको निकाल दिया है, मुझे निकाल दिया, और मैं कहता हूँ कि मुझे गलत अनहक निकाला है मुझे, ठीक है, मैं जाके केस करता हूँ, तो एक तो मेरी नौकरी गई जी, और ये 4 साल चले, 5 साल चले, या जैसे 25 साल चले, तो उस वक्त मैं किसी और इदारे में नौकरी नहीं आप कर रहे हैं तो फिर आपका वो खत्म हो जाता है ना। वो एक लॉ ये कहता है कि आप तो जॉब कर रहे हो, अब जॉब के लिए क्यों लड़ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ कि वो तो बंदा भूखा मरे, वर्कर क्या करे। मतलब कोई रिफॉर्म्स नहीं है लॉ में, लॉ मौजूद ही नहीं है। ये LLB जो करते हैं, बाकी लोग सब करते हैं, उसके अंदर लॉज में ये पढ़ाया ही नहीं जाता है। मतलब के जहाँ पर जो कानून सिखाया जाता है मुख्तलिफ इदारों में, वहाँ पर लेबर लॉ सिखाया नहीं जाता, सिखाया भी नहीं जाता। जजों को, जजेस को नहीं, खुद नहीं पता होता। तो सिखाने के पॉइंट पर अगर हम बात करें, क्यों? क्योंकि इसमें पैसे नहीं है। पैसे मतलब मसला ये है कि ये 69 की बाद जो मूवमेंट है, सारी लेबर मूवमेंट कहीं रही नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन है। यही नहीं, पूरी दुनिया में है। तो वो जब सोसाइटी के एजेंडे पे होता नहीं है तो फिर रिफॉर्म्स भी नहीं होती। ये तो होता है, फैक्ट्री में आग लग गई है, कोई बंदे मर गए, ये हो गया, किसी बंदे मर गया, तो फिर ये लोग सुनते हैं, बात करते हैं, अफसोस करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है। मतलब सोसाइटी के एजेंडे पे कहीं ये मौजूद ही नहीं है। मतलब ये 85 मिलियन लोग जो हैं, उनके लिए जो कोर्ट्स हैं, उसके लिए कोई आज तक रिफॉर्म्स ही नहीं हुई। कोई रिफॉर्म्स मौजूद नहीं है, कोई लेबर लॉज के ऊपर बड़ी लेजिस्लेशन की तरफ जाना नहीं चाहते। अच्छा, ये जो 27 कोर्ट्स का आप फिगर दे रहे हैं, ये जब लेबर कोर्ट्स बनी थी तब से यही फिगर है या इनमें इजाफा हुआ? देखो, सिवाय ये होता है कि अभी सक्खर में है तो एक बना दी, सक्खर में एक लाड़काना में बना दी। हाँ, अच्छा। और ये जो कोर्ट्स हैं, मैं आम आदमी के तौर पे मेरे जहन में आता है कि अगर लेबर कोर्ट है तो इसका कोई डेडिकेटेड जज होगा जो सिर्फ और सिर्फ मज़दूरों और किसानों और इस तरह के तबके के मुकदमात ही सुनता होगा, इसके अलावा और कोई मुकदमात नहीं सुनता होगा, ऐसा ही है? हाँ, लेबर कोर्ट में तो वही है, वो स्पेसिफिकली उसी के लिए आते हैं, लेकिन वो आते जुडिशरी से हैं। जब जुडिशरी से आते हैं तो वो उनका माइंडसेट एक ख़ास तरह का होता है। वो वर्कर्स के उसको बात को समझ ही नहीं पाते। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ जजेस बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे वो तो आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, क्रिमिनल लॉज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, उनको लेबर लॉज की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी होती नहीं, और ना ही सिखाया जाता है कि एक जज आ गया उसको पहले बताया जाए, सिखाया जाए, 6 महीने 1 साल क्रश कोर्स करी तो वो आगे बैठे तो वो चीज़ों को समझ सकता है। तो वो तो होता नहीं है कि एक आदमी को कोई और एक्सपर्टी है उसको ला के बिठा दिया जाता है। और बाज़ औक़ात ये पार्क होते हैं यहाँ पर, मतलब रिटायर होने वाले होते हैं, रिटायर हो गए हुए हैं, वो आ जाते हैं, बस लेबर कोर्ट में चले जाओ, ये कर दो, अच्छा किसी को अकोमोडेट करना है वहाँ ले जाके बिठा दिया। अब जब वहाँ जाते हैं तो आप ये देखिए कि एक वर्कर है और 1 अरबों रुपए का बिजनेस करने वाली फैक्ट्री है, और जिसने सबसे बड़ा वकील किया हुआ है, वकील, बड़े बड़े वकील आप नाम लें जो इंसानी हकूक़ के और जमहूरियत और उसके सब के लिए लड़ते हैं, वो जब अगर इस मसले के ऊपर जाके देखें तो वर्किंग क्लास के साथ कोई नहीं होता, वो मालिकान के केस लड़ रहे होते हैं। ऐसा कभी हुआ है नासिर साहब कि आपने किसी वकील से बात हुई है, आपके सामने कोई जज है और लेबर लॉज के बारे में आप उनसे ज़्यादा जानते हो? होता है मेरे से, हम जैसे जो वर्कर्स के जो केसेस लड़ते हैं, जो वर्कर्स के वकील हैं बहुत गिने चुने हैं। मतलब कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ आप जो 10 वकीलों के नाम नहीं ले सकते जो वर्कर्स के केस लड़ते हैं। तो वो बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। फिर लोगों को ये है कि 25-25, 30 साल केस चलते हैं, कोई पता नहीं है कब केस ख़त्म होगा, तो लोग जाते भी नहीं हैं, शऊर भी उस तरीके से नहीं। और साहिल वैसे ही हुआ है तो वो खुद बैठ के जजेस को बता रहे होते हैं, जजेस को बाज़ वक़्त जो जज आते हैं उनको खुद बता रहे होते हैं, सर ये है। तो होता है, ये एक्सपीरियंस है, ये यहाँ पे होता है। बिल्कुल जजेस की एटीट्यूड पर अगर हम बात करें, आप हमें बता रहे थे शो से पहले कि एक खातून का केस चल रहा है यहाँ कराची के पाकिस्तान की 10 बड़ी गारमेंट फैक्ट्रीज में एक फैक्ट्री है वो,
और दुनिया के बड़े ब्रांड्स के लिए वो माल बनाती है। वो लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, 9 महीने से उसने केस जो है मुहतसिब आला के पास डाला हुआ है। ये जज जो है, ये मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जज अभी आखिरी हेयरिंग होने जा रही, वो उसको कहता है कि तुम पैसे ले लो, कंपनसेशन ले लो और छोड़ दो केस। एक आदमी है, मतलब मेरी बेटी या मेरी बहन है, वो ये कह रही है कि, या बच्ची है एक, वो ये कह रही है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और इसको एक टेस्ट केस बनाए, ताकि फैक्ट्रियों में औरत तो बाहर निकल के आती नहीं, बताती ही नहीं है वो, उसको ये पता होता है, ये कहूँगी घर वाले बोलेंगे घर बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। वो निकल के आई है, उसको जज जो है वो ये कह रहा है कि आप जो है पैसे ले लो, ख़त्म करो। ये मतलब, और कोई पूछने वाला नहीं है उसको, कोई कहने वाला नहीं है कि अगर हम ये कहेंगे ना कि ये जज ये केस बदल दो, तो वो उसको 6 महीने और लग जाएंगे। इनजस्टिस है। मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस ही जो है ये लोग लड़ेंगे। ये फाशिस्ट जो टेंडेंसीज जो हैं, वो जब आप जो है, जो प्रोसेस होता है लॉ का, जो एक सिस्टम होता है, आप उसके अंदर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। पार्लियामेंट को रेकमेंडेशंस पेश की हैं आपने बहुत दफा। मैं आपने हमें बुलाया था शिप ब्रेकिंग पे, जब आग लगी थी, हमने उस पे अपने पैसों से हमने लॉ बना के दिया इनको, शिप ब्रेकिंग के ऊपर लॉ कि इसके ऊपर करो। असेंबली ने पास करना था, आज उसको 2016 है और आज 25 हो गया, 9 साल हो गए वो रखा हुआ है, कोई उसको हिलाने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ये भी है कि यहाँ बड़े बड़े इदारे हैं, ILO है बैठा हुआ है 70 साल से, यहाँ हम भी मतलब कि पाकिस्तान भी उसमें पेमेंट डालता है, उसको ऑडिट किया जाए, फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, उससे पूछा जाए भाई आपने क्या किया है 70 साल में इस मुल्क के अंदर, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्वांटिटेटिव क्या क्वालिटेटिव चेंजेस आई हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, वो आते हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों को, ये सब इदारे इस तरह। तो बहुत दफ़ा कोशिश की है, जैसे अभी 18th अमेंडमेंट हुई, हम ये कहते हैं कि ये फेडरल, अब ये नहीं रहा सब्जेक्ट, ये सूबों के पास आ जाए, सूबों के पास आएगा, हम कराची में लड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक केस लेके इस्लामाबाद जाऊँ, 50,000 रुपया चाहिए, वहाँ जज ये कहता है जी जज आज नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है, आप चले जाओ। ये तो फ्रस्ट्रेशन है लोगों में ना, मतलब आज जो लोग खुद अपने आप को मार रहे हैं, कल फिर किसी और को मारेंगे। वक्फा लेते हैं, फिर गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक। गुफ्तगू ये हो रही है कि पाकिस्तान में लेबर लॉज हैं, लेकिन टके सेर बिक रहे हैं। पाकिस्तान ने ILO की रुकनीत भी पाकिस्तान के पास है, जितने भी कन्वेंशंस हैं मेहनत कशों से मुतालिक उन पे भी सिग्नेचर किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ बैठ के ये रोना रो रहे हैं कि मज़दूर को एक तो आजिर मारता है और उसके बाद फिर इंसाफ के हथौड़े से भी उसका सर कुचला जाता है। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आपने बल्दिया का केस लड़ा था एक जर्मन कंपनी के ख़िलाफ़ और उसमें कामयाबी हासिल हुई। जर्मनी में तो कुछ क़वानीन में इस्लाहात हो गई, उस केस के तो फैल पाकिस्तान में वो उसके बाद जूं तक नहीं रहेंगी। और आप ये कह रहे हैं कि ना सूबाई असम्बलियाँ सुनती हैं हमारी, ना पार्लियामेंट सुनती हैं, तो कोई इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा बन सकता है कि वो कहें कि भाई साहब हम आपके साथ, मसलन यूरोपीय यूनियन ये कहे कि जी हम आपके साथ वो GSP प्लस, हाँ, उसमें डाल 2027 में उसकी खुराक दी जाए तो कुछ हालात बेहतर। तो देखिए ये कि ये यूरोप के अंदर बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी जा रही है पिछले 10-15 साल से कि वहाँ पे लॉज को जो है, ये जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, इनको अकाउंट फॉर किया जाए जो वहाँ माल बेचती हैं। जैसे बल्दिया का जब हमने केस किया एक कंपनी के खिलाफ जर्मन, तो वह लॉ ही मौजूद नहीं था, उन्होंने पाकिस्तानी लॉ इस्तेमाल किया और क्या ये टाइम बार हो गया, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ डिबेट हुई, सोसाइटी में डिबेट हुई और उसके नतीजे में ड्यू डिलिजेंस का लॉ आया। और लॉ अब ये कहता है कि कोई भी दुनिया में कहीं पे भी कोई कंपनी क्राइम करेगी और जर्मनी में ख़ास मिकदार में अपना माल बेचती है कोई भी कंपनी, तो उसको सू किया जा सकता है। उन्होंने स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया। ये हो गया यूरोप के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का एक ड्यू डिलिजेंस का 3D का एक लॉ है। उसमें कहा है कि पूरे सप्लाई चेन के अंदर आपने जो है लेबर लॉ की रिस्पेक्ट भी करनी है और आपने जो है लिविंग वेज देना है। आप लिविंग वेज का मतलब पाकिस्तान का 70,000 रुपया है, आपने ये देना है, अगर आप नहीं देंगे तो ये क्राइम होगा। लेकिन ये है मौजूद, लोगों को पता भी नहीं है। और यहाँ के सारे ब्रांड जो, क्योंकि टेक्सटाइल गारमेंट पाकिस्तान बहुत बड़ा इस वक्त एक्सपोर्टर है और तमाम बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और
फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर किसी के ऊपर वो उस पर काम नहीं करते। हाँ, ये है कि जब क्राई होता है तो फिर वो सुनते भी हैं। जैसे बल्दिया फैक्ट्री फायर का गए, वहाँ पर 1.6 मिलियन डॉलर जो है लॉन्ग टर्म कंपनसेशन यहाँ पे आई, और लेकिन ये कि ILO लेके बैठ गई, वर्कर्स को बताए बगैर उनको उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 5 साल से हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ ये एग्रीमेंट क्या है और ये पैसे आपने कहाँ खर्च किए, अगर कोई मसला हो जाएगा तो ये किसके पास जाएं। मतलब एक वालिद है, वो अगर डेथ हो गई तो वालदा के पास ट्रांसफर नहीं कर रहे, पैसे रख रहे हैं। मतलब ILO वो कहता है कि हम इंटरनेशनल इदारा हैं, हम आपको नहीं बता सकते, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कॉन्फिडेंशियल है। तो वहाँ जो इंटरनेशनल लड़ाई, जैसे अभी शिप ब्रेकिंग के ऊपर लॉ जो कन्वेंशन आ गया है, अब ये पाकिस्तान ने भी उसको अभी रेटिफाई किया है रिसेंटली, और उसका नतीजा ये होगा कि जो पूरी दुनिया में कहीं से जहाज़ टूटने आएंगे तो पाकिस्तान को उन सारे लॉज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं करेंगे तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। इंडिया में 72,000 वर्कर काम कर रहा है और गडानी में भी 1,000 वर्कर भी नहीं है। 72,000 वर्कर अलन के अंदर वहाँ काम कर रहा है। हम इसलिए कि पहले ये था, आज से 10 साल पहले तक पाकिस्तान ये स्टेट स्ट्रेटेजिकली ज़रूरत थी, आज वो ज़रूरत उस तरीके से नहीं रही। तो अब वो स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिए, वो GSP प्लस में आपसे बात करेंगे, हर चीज़ याद आएगी। हाँ। वो हमारे लिए नहीं करते, लेकिन हमारा क्राई जो है, हमें नए टूल्स हमारे हाथ में आ रहे हैं, और ये टूल अच्छी बात ये है कि जो वर्किंग क्लास है, आम लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के हुए हैं, इन्वायरमेंट पे काम करने वाले और बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो जोड़ रहे हैं, और वो जो कॉरपोरेट जो क्राइम है उसको अपनी सोसाइटीज़ के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जर्मनी में जो इलेक्शन हुए, ठीक है, राइट विंग बहुत ताकत के साथ आया, लेकिन लेफ्ट भी, फार लेफ्ट जो है वो भी जो है 8.8% लेके आया, बहुत एक विजिबल है, और 27% से ज़्यादा यूथ जो है उन्होंने लेफ्ट को वोट दिया। तो ये भी एक सर्ज है। तो वो बहुत करीब, हम जैसे हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक नेटवर्किंग है, उनके साथ मिलके काम करते हैं। ग्लोबल साउथ में जो हम प्रोडक्शन में है और जहाँ माल जाता है, ये एक यूनिटी डेवलप हो रही है इंटरनेशनल, और इसका बहुत सारे हमें, मैं आपको बताऊं, अगर हम जिंदा हैं या कहीं ना कहीं स्पेस मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि हम इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन है, क्लीन क्लॉथ कैंपेन है, इन लोगों के साथ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक आता है कि यार ये अगर ये नहीं करेंगे तो बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये ठीक नहीं करना चाहते, ये माइंड सेट है। वरना क्या प्रॉब्लम है यार, इतना पैसा आप कमा रहे हो, एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियाँ हो रही हैं, आप क्यों नहीं मिनिमम वेज देते, क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी देते, क्यों पेंशन आप नहीं देते, और आप लेते हो वो पैसे। हम मालिकान के साथ बैठ के रेगुलरली, हम ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म में, मिनिमम वेज में, सोशल सिक्योरिटी में बैठे होते हैं, और ये बात उनसे कह रहे होते हैं कि कल जो है उनके प्रेशर से आप दोगे, आज जो है अपने तौर पे लोगों को दो, ताकि वर्कर्स बेहतर हो। और दुनिया ऐसी फैक्ट्रियां हैं, मैं आप बहुत सारी ऐसी, बहुत तो नहीं लेकिन ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां वो लोगों को ये सब कुछ दे रहे हैं, यूनियन भी है और वो बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है। हाँ, तो मतलब कि उनकी बॉटम लाइन पर ये सब करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं, मतलब काम फिर भी चल रहा है, प्रॉफिट फिर भी कमा रहे हो आप, नहीं देखिए ये 3% से भी ज्यादा नहीं है जो टोटल उनकी कॉस्ट होती है किसी चीज को बनाने में। वर्कर्स को अगर मतलब ये कि अगर कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसमें अगर 100 रुपए की है, उसको 101 रुपए की कर दें तो वर्कर्स की वेज डबल हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, नहीं करना चाहते तो समझते वर्कर्स को, इसलिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वर्कर्स के, ये वर्कर्स नॉट यूनियनाइज। 90% 95% वर्कर्स के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी बता ही नहीं सकते। जब आइडेंटिटी नहीं है तो वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, और उनको पता है वो जब यूनियन बनाने जाता है निकाल के बाहर कर देते हैं। बंदे को निकालेंगे तो 100 लोग कतार में लगे हुए हैं। नासिर भाई बहुत शुक्रिया। और अभी समझ में आया कि असल में सेकंड क्लास सिटीजन क्या होता है। थर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन सेकंड क्लास सिटीजन क्या होता है, ये जो 8.5 करोड़ वर्कर्स हैं और किसान हैं, इनसे पूछा जाए कि आपको पता है सेकंड क्लास सिटीजन, आप सेकंड क्लास सिटीजन है, आपको फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप का फरेब दिया गया, ये आपको पता है? ये पूछने वाला सवाल है। बेशक। बहरहाल आज का टाइम ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।